नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अक्सर हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता को संबोधित करते हुए सुना, तो अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि मेरे 140 करोड़ भाइयों और बहनों या 140 करोड़ भारतवासियों। अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब उसमें संशोधन करना पड़ेगा और अपनी बात की शुरुआत करनी पड़ेगी मेरे 119 करोड़ भारतवासियों से, क्योंकि सरकार जिस तरह की नीति लाने जा रही है और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करने वाली है, उससे जो एक बड़ा वर्ग है अवैध घुसपैठियों का, या जिस तरीके से कुछ पर्टिकुलर डेमोग्राफी अपनी संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, उससे संभवतः ये संभावना जताई जा रही है उस टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन से और उस पॉलिसी से खास, कि जो वो संख्या 140 करोड़ 150 करोड़ के आसपास आकी जाती है, वो कहीं घटकर 119 करोड़ के आसपास आ सकती है। और 119 करोड़ से अगर कोई ऊपर है तो वो चिन्हित किए जा सकते हैं कि वो किस तरीके से अवैध घुसपैठी है। क्योंकि जो विपक्ष है और जो खासकर जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, वो ये मानता था कि इतने अवैध घुसपैठी आप कैसे भगा दोगे। भगाना छोड़िए, आप डिटेक्ट कैसे करोगे। अमित शाह ने कहा था ना, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। उन्हें लगता था डिटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, डिलीट तो कैसे होंगे और डिपोर्ट तो कैसे हो जाएंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि टेक्नोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है, जिसका इस्तेमाल सरकार करने जा रही है। क्या है वो ऑपरेशन गांडीव, जिसके माध्यम से ये संभावना जताई जा रही है कि ये संख्या 119 करोड़ तक आ सकती है। दरअसल जब इस सरकार ने सबसे पहले सीए की बात रखी थी, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम कूद पड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि सीए के बाद, जैसे अमित शाह ने कहा था ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो इन्हें पता था कि सीए के बाद एनआरसी आने वाला है। और एनआरसी का मतलब जब एक पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा नेशनल लेवल पर, तो उसके बाद जो नाम कटेंगे उसको बाहर करना इजी होगा। और इन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम एनआरसी के नाम पर एनआरसी नहीं ला सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश में एनआरसी नहीं होगी। एनआरसी होगी, उसका तरीका अलग है। सबसे पहले एसआईआर कराया जा रहा है। जिस तरीके से एसआईआर हो रही है, उसमें अब तक लगभग 6 से 7 करोड़ नाम कटने की संभावना है। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ 4 करोड़ के आसपास नाम जा रहे हैं। 3-3.25 करोड़ आप मानिए, 2 करोड़ 90 लाख तो ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी 1 करोड़ 11 लाख में से अगर आधे तिहाई भी होते हैं, तो ये संख्या लगभग 3.25 करोड़ के आसपास होगी। बंगाल में 1 करोड़, तमिलनाडु में 90 लाख के आसपास। तो ऐसे करके संभवतः लगभग 7 करोड़ नाम तो ये कटने वाले हैं। जिस तरीके से आधार डिलीशन हो रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में 35 लाख आधार कटे हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एपिसोड किया था कि सेंसस किस तरीके से होने वाली है। 2 फेज में सेंसस होगी। पहले में सेंसस वाले आपके घर आएंगे, आपका सारा का सारा डेटा इकट्ठा करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, घर में फ्रिज कितने हैं, आपकी घर में कमरे कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, कितने टीवी है, बाइक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सब कुछ डिटेल लेकर जाएंगे। और आपके उस घर की, उस जगह की जियो टैगिंग होगी। और दूसरे फेज में आकर वो आपकी जनसंख्या, आपकी जाति, जो कहते हैं ना जाति जनगणना पूछी जाएगी, जाति जनगणना होगी। और ये पता करेंगे कि भैया एक मकान नंबर है 100 नंबर, फला मोहल्ले में है, उसमें इतने आदमी रहते हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, और जियो टैग होगी। आप झूठ नहीं बोल सकते, जो वेरीफाई हो सकता है। यानी आपके पास एसआईआर का एक डेटाबेस तैयार है। उसके बाद आपके पास सीए का एक डेटाबेस तैयार है कि बाहर से कितने आए हैं। उसके बाद आपने सेंसस कराया, उसका एक डेटाबेस तैयार है। यानी आपके पास मल्टीपल सेट्स हैं डेटा के। उसके बाद क्या हो रहा है, सरकार अब ला रही है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। यानी अब तक इस देश में मतलब राष्ट्रव्यापी तौर पर कोई ऐसी वो नहीं थी, स्ट्रेटेजी कह लीजिए, या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी कि आप टेररिज्म से कैसे डील करेंगे। यूपी की पुलिस अपने हिसाब से लगी है, दिल्ली की पुलिस अपने हिसाब से लगी है, राजस्थान की पुलिस अपने हिसाब से लगी है। मान लीजिए राजस्थान की पुलिस को कोई पकड़ने जाना है यूपी के अंदर, तो उसे यूपी पुलिस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बहुत सारा कुछ ब्यूरोक्रेटिक दिक्कतें होती थी। अब राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिफाइड पॉलिसी तैयार कर दी गई है, जिसे पूरे देश में हर एक राज्य को मानना पड़ेगा, हर राज्य स्तर की पुलिस को मानना पड़ेगा, जांच एजेंसी को मानना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर हो, एनएसजी हो, एनआईए हो, रॉ हो, आईबी हो, सबको मानना पड़ेगा। और सबके लिए एक यूनिफाइड प्लान तैयार कर दिया गया है। और इसके लिए ऑलरेडी एनआईए और एनएसजी कई सारी बैठकें कर चुकी है। अब सवाल यह आता है कि काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का और आबादी से क्या फर्क है। दरअसल इसके अंदर एक नेट ग्रिड है।
नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है जिसमें सारा का सारा डेटा फीड होता है। और दरअसल ये जो नेट ग्रिड है, यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, जो ये नेट ग्रिड है इसकी मांग 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था ठीक उसके बाद से शुरू हो गई थी कि हमारे पास एक डेटाबेस हो ताकि उसमें एआई मॉडल्स रन कर सकें और हम एक पैटर्न को देख सकें कि दरअसल कोई आतंकी घटना हो रही है या कुछ होने वाला है तो वो पैटर्न क्या होगा। और ये खास इसलिए नेट ग्रिड बनाया गया, 2009 के आसपास से इसकी बात चल रही थी लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया। 2014 के बाद इस नेट ग्रिड को तेजी से बढ़ाया गया और 2020 के आसपास जाकर 2019-20 के आसपास जाकर यह क्रियान्वित हो पाया और हर महीने 45,000 से ज्यादा रिक्वेस्ट इस नेट ग्रिड से निकल के आ रही हैं। और यह खासकर इसलिए बनाया गया है क्योंकि 26/11 के बाद जो डेविड कॉलमैन हेडली था ना, उसको, वो सबसे बड़ा परपिट्रेटर था, उसको एक सैंपल मान के माना गया कि वो कोई चीज कर रहा था, उसके पैटर्न से हम क्यों नहीं समझ पाए कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी बैंक डिटेल से हम समझ सकते थे वो भारत के अंदर घूम रहा था, क्यों घूम रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है दुबई से, वो भारत आ रहा है, किस तरह के बैंक का इस्तेमाल कर रहा है, कौन से होटल में रुक रहा है, कौन सी फ्लाइट ले रहा है, कौन सी बस में है, किस सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो आया है। अगर उस पैटर्न को आप समझ जाएं कि भैया दुबई से आदमी आना था उसे मुंबई, वो दिल्ली क्यों घूम रहा है, वो कलकत्ता क्यों घूम रहा है, तो उन सब चीजों से एआई का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आप पैटर्न्स पढ़ पाएंगे। इसलिए जो ये नेट ग्रिड है इसकी स्थापना की गई और इसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा तरह के डेटाबेस हैं। और खास क्या कर दिया इस नेट ग्रिड से कि इस नेट ग्रिड को एनपीआर से कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसमें 119 करोड़ एंट्रियां हैं, 119 करोड़ लोगों की जानकारी उसके अंदर है। 2010 में बना था ये एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। 2015 में फिर अपडेट हुआ, अब 2027 में फिर अपडेट होगा। यानी कि जितनी भी सेंसस के अंदर से जो जानकारियां निकल के आएंगी, एक व्यक्ति है, मान लीजिए शिवम ही है, उसके घर में क्या क्या संसाधन है, शिवम के पास क्या है, जियो टैग होके वो एक डेटा तैयार है। और लगभग शिवम से जुड़े हुए 24 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा डेटाबेस तैयार है। उसकी बैंक अकाउंट डिटेल, उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस भी तरह का जो भी होता है, कहां उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है, सब कुछ एक कंप्लीट डिटेल। साथ साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरा चेहरा मोहरा कैसा है, मैं दिखता कैसा हूं, मेरा फेशियल रिकॉग्निशन वो कर सकता है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली ट्री क्या है, मेरे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, मेरे कितने भाई बहन हैं, मेरे दादा कौन थे। क्योंकि जब मुझसे मेरे पिता को इंटीग्रेट करेंगे, उनका जो डेटा निकल के आएगा उनसे उनके पिता को करेंगे, तो आप एक फैमिली ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो लगभग 119 करोड़ का जो एनपीआर है आपने उससे कनेक्ट कर दिया, तो अब यह पता लग जाएगा कि भैया शिवम चौधरी जो है उसकी ये जनरेशन है, यहां से ये चलता आ रहा है। अब मान लीजिए कोई आया बांग्लादेश से, अब बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, आपने अब्दुल ही क्यों यूज किया नाम, एक नाम ले लेते हैं, अब्दुल आया है। अब पता लग जाएगा कि ठीक है अब्दुल तो भारत में पैदा हुआ लेकिन इसका बाप नहीं हुआ था या इसका दादा नहीं हुआ था, क्योंकि वो एनपीआर में नहीं है, एसआईआर में उसका नाम कटा है। वो जो फैमिली ट्री है वो स्थापित नहीं हो पाएगा एआई के माध्यम से। और इसके लिए जो टूल यूज किया जा रहा है उसका नाम गांडीव है, जो अर्जुन का तीर वो था ना धनुष, उसके नाम पर रखा गया है। तो आप उसके माध्यम से एक पूरा का पूरा सेट कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फेशियल रिकॉग्निशन क्या है, उसका पूरा का पूरा लगभग 2 दर्जन से ज्यादा उसके जो डेटा सेट्स हैं, डिफरेंट तरह के डेटाबेसेस हैं, आप उससे कोलैबोरेट कर सकते हैं कि वो व्यक्ति का क्या मूवमेंट है, कहां जा रहा है। आपने ये स्थापित कर लिया कि वो इस देश का है कि नहीं, मैं कह रहा हूं 100% नहीं हो पाएगा, आप 90-95% की एक्यूरेसी के साथ ये स्थापित कर पाएंगे कि इतने लोग हैं जिनकी एक फैमिली हिस्ट्री भारत में स्थापित होती है, इतने लोग हैं जो यहां पैदा हुए इस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये इतने लोग हैं जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मान लीजिए एसआईआर है, जैसे मल्टीपल छलनियों में छानते हैं ना आप चीजों को, पहले आपने एसआईआर कर लिया, 7 करोड़ लोग आपने साफ कर दिए, और अभी पूरे देश में नहीं हुआ, 12 राज्यों में हुआ है प्लस बिहार, यानी अभी लगभग आधे देश के अंदर आप ये मानकर चलिए एसआईआर हुआ है, उसमें 7 करोड़ वोट साफ हो चुके हैं। सीए में आपने पता कर लिया कि इतने लोग आए हैं,
उसके बाद एनपीआर का रजिस्टर अपडेट होगा सेंसस के बाद, यानी आपका सेंसस का भी एक डेटा सेट है, फिर एनपीआर का एक डेटा सेट है, फिर एनपीआर से आपने जब गांडीव को कनेक्ट किया तो आपने देख लिया कि भाई 119 करोड़ लोग हैं, और उसके एवज में ये 24 डेटा सेट है, 25 डेटा सेट है, जितने भी हैं फिलहाल जो मेरी जानकारी है लगभग 2 दर्जन से ऊपर है, ज्यादा भी हो सकते हैं। उससे जब आप इन सब डेटा सेट्स को इकट्ठा करेंगे विद जियो टैगिंग, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां से क्या, कौन इस देश में वैध है, कौन अवैध है। फिर क्या जरूरत है एनआरसी की? यही तो एनआरसी है साहब। अब लोग कहेंगे चिल्ला चिल्ला के सारी स्कीम बता दो। अरे साहब, सरकार कर रही है, और इसी तरीके से जो छटनी है वो की जा रही है। और जो ये काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, सिर्फ ये इसलिए नहीं आई है कि अवैध घुसपैठिए चिन्हित करने हैं। देखिए, वो तो करने ही है, वो तो प्रायोरिटी है। और ये सरकार जिस तरीके से आपदा को अवसर में बदलती है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो अवसर दिया है सरकार को एक तरीके से। जब तक भारत में झकझोड़ो ना सरकार को, जब तक उसमें कोई आपदा नहीं आती, वो जागती नहीं है। कोई सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, और वो आपदा आई, उसको सेंस किया और चले। आराम से एनआरसी कर देते, लेकिन जिस तरीके से हंगामा काटा विपक्ष ने और इकोसिस्टम ने, तो सरकार ने कहा कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो, और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करके वो कार्यक्रम कर रहे हैं। अवैध घुसपैठिए तो इससे निकलेगा, और क्या क्या होगा इस काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में। प्रधानमंत्री कहते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय जगत पे जाकर, जब वह प्लेटफॉर्म पे जाते हैं यूएन पे, वो कहते हैं कि आतंकवाद को तो डिफाइन करो पहले। अरे भारत में तो पहले कोई काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी हो, वो अब आ रही है। आजादी के इतने साल बाद अब तक कैसे टेररिज्म से निपटा जाए, उसकी एक राष्ट्रव्यापी नीति भी नहीं थी। अब लोग कहेंगे भैया टेररिज्म तो 1990 के बाद आया, ठीक है, पिछले 35-40 साल में आप क्या कर पाए? अब आ रहा है। उसमें सबसे पहली मार अगर किसी चीज पे पड़ेगी, वो है डिजिटल रेडिकलाइजेशन। ये जो मदरसे हैं, मस्जिद है, जहां भी रेडिकलाइजेशन होता है, जिस भी तरीके से होता है, वो फिजिकल फॉर्म में होता है। उसकी एक लिमिट है कि एक बिल्डिंग के अंदर 500-400 लोगों को बिठा के आप रेडिकलाइज कर सकते हो। लेकिन डिजिटल रेडिकलाइजेशन का तो कोई स्कोप नहीं है। एक वीडियो बनाइए, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन लोग देखते हैं। जाकिर नाइक की वीडियोस वायरल होती हैं। ये ललन टॉप ने जो नया वाला खड़ा किया, उसका वो देखिए, उसको अब नया जाकिर नाइक 2.0 लॉन्च करने का प्रयास किया गया। तो जिस तरह का ये डिजिटल रेडिकलाइजेशन है, इसको चिन्हित किया जाएगा एआई के माध्यम से, कि कोई प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर ये चीजें हैं, ये लगता है कि ये गलत है, तो निश्चित तौर पर उसमें उसे टेक डाउन किया जाएगा, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उसको इसके लिए चिन्हित किया जाएगा। जो ओपन बॉर्डर्स हैं, नेपाल है, बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये भी एनसीटीपी एस, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, इसके माध्यम से ये ध्यान रखा जाएगा। उसके अलावा टेररिज्म को डिफाइन किया जाएगा। और अब तक क्या था, जो नीड टू नो बेसिस पे जो जानकारी थी, मान ली इंटेलिजेंस इनपुट आया है, आईबी को आ गया, अब आईबी क्या करती थी, मैं जांच करूंगी इसके ऊपर। अब वो नीड टू नो बेसिस पे वो शेयर करती थी दूसरी एजेंसी के साथ, चलिए सीबीआई के साथ करूं, या रॉ के साथ करूं, या उसके साथ ना। अब मैंडेटरी है, आपको शेयर करना है। हो सकता है उसी से जुड़ी हुई कोई जानकारी आरएनएडब्ल्यू के पास हो सकता है उसी से कोई जुड़ी हुई जानकारी किसी एनआईए के पास हो। वो आईबी को कह सकता है भैया तुम्हारे पास पजल का ये हिस्सा है, मेरे पास ये हिस्सा है, इसको जोड़ते हैं। तो जो अब नीड टू नो बेसिस थी, वो ड्यूटी टू शेयर, यानी आपको शेयर करनी ही है, वो इसके माध्यम से होगी। और सारा का सारा ये डेटा गांडीव के नाम से जो एआई टूल है, उसके माध्यम से ये सारी चीजें होंगी। और ये भारत पहली बार, ऐसा नहीं है भारत ये कोई पहला देश है ये कर रहा है। जो बड़ी बड़ी देश है, यूएस है, चाइना, ये ऑलरेडी करते हैं। हम लेट हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, मल्टीपल डेटा सेट्स हैं आपके पास, उन सबको एक जगह रखेंगे तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। जब करते हैं ना, जब आधार कार्ड को कनेक्ट कर दिया राशन कार्ड से और वोटर आईडी से, तो देखिए कितने लोग साफ हो जाते हैं एक झटके में। क्योंकि जो बोगस मल्टीपल डुप्लीकेसी होती है, आप जितनी ज्यादा चीजों को एक साथ कनेक्ट करेंगे, उतनी डुप्लीकेसी हट जाएगी। और कई सरकार को 20-20, 30-30 हजार, 40-40 हजार करोड़ का फायदा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, उसी के माध्यम से होगा, क्योंकि इतने सारे लोग बाहर हो गए। तो वैसे ही जो बोगस पॉपुलेशन है, जो मल्टीपल एंट्रीज है, डबल एंट्रीज हैं, वो साफ हो जाएंगी। और एनपीआर में जो भी 119 करोड़ लोग हैं,
उनको तो डिफाइन और रिफाइन करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन जो इसके बाहर के लोग हैं, अब उन्हें आके ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम तो भारत के हैं जी। अब उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा, तो अपना पूरा का पूरा फैमिली बैकग्राउंड लाके देना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट कहां बनाए, किसने बनाए, से पकड़े जाएंगे। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जब ये कांडीव लॉन्च किया जा रहा है, तो अब वो इकोसिस्टम जिस तरीके से परेशान होगा, वो भी आपको सड़कों पे दिखाई देगा। वो कहेंगे कि देखो, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, एनआरसी ऐसे ना पकड़ के ऐसे लेके एनआरसी लेके आए, कान ऐसे ना पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया जी इन्होंने। उसके बाद कोर्ट में जाएंगे डेटा सिक्योरिटी के नाम पर। इसमें डेटा सिक्योरिटी के भी प्रबंध किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी डेटा एंट्री की तरह लैपटॉप पे बैठा, अच्छा अरे शिवम चौधरी आधार कार्ड नंबर ये सब देख के सारी जानकारियां निकाल लेगा। अगर आपको कोई डेटा एक्सेस करना है, एक एंट्री भी चाहिए, आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि आपको ये एंट्री क्यों चाहिए, किस चीज में रिलेवेंट है, कहां देनी है, क्यों चाहिए, अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना एक्सेस आसान नहीं होगा कि एक लैपटॉप पे बैठ के कोई भी निकाल लेगा। और इस निश्चित तौर पर लोग इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे। जो पुट्टू स्वामी का जजमेंट है 2017 का डेटा प्राइवेसी के ऊपर, उसको लेकर निश्चित तौर पर जाएंगे, और सरकार उसके लिए भी प्रबंध किए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी कोई चीज है। बहुत लोग डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, निश्चित तौर पर डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है, मैं ये तरफदारी नहीं कर रहा कि सरकार किसी का डेटा अनरिस्ट्रिक्टेड तौर पर एक्सेस कर सके। मैं खुद भी चाहूंगा कि मेरा डेटा प्राइवेसी हो, लेकिन मेरा एक सवाल है लोगों से, जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, वो किस तरह के डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं? आपने अपनी सारी जानकारी ऑलरेडी दे दी है, आपका रेटिना स्कैन होता है, आपके बिहेवियर उसके अंदर स्कैन होते हैं, तो एआई किस तरीके से काम कर पा रहा है? कई बार आप बात करते हैं किसी चीज की, प्रोडक्ट की, और वो प्रोडक्ट उसमें आ भी जाता है, आपके रिकमेंडेशन में कैसे आ जाता है? क्योंकि वो सारी चीजें सुन रहा है। डेटा प्राइवेसी की बात वो कर सकता है जो गुफाओं में रह रहा है, सब चीज छोड़ छाड़ के, पत्ते वत्ते बांध के, ठीक है, उसकी डेटा प्राइवेसी तो मान सकता हूं। आज के समय में डेटा प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है जिस तरह का एनवायरमेंट है। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें हों। हाँ, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ना हो उसका, मतलब एक तरीके से फ्री फ्लो वाला यूज ना हो उसका, कि कोई भी आए कैसे भी यूज करे, उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जरूर कंसर्न है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरीके से फर्जी पॉपुलेशन अगर है वो साफ हो रही है, या फर्जी जो घुसपैठी हैं वो साफ हो रहे हैं, तो बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, एक और चीज बता देता हूं, फन फैक्ट, जो पॉपुलेशन दिखाई जाती है ना चाइना की 140 करोड़ 150 करोड़, वो असली पॉपुलेशन है नहीं। चाइना की पॉपुलेशन भी उससे कहीं कम है। वो जानबूझकर नहीं बताते, हमारे यहां जानबूझकर बताई जाती है, और उसको सही तरीके से अगर सरकार के पास जानकारी हो, इंप्लीमेंट करे, तो सरकार को अपनी पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी, सब चीज को रोल आउट करने के लिए बहुत ज्यादा, एक तरीके से कह सकते हैं, इजी हो जाएगा। खैर, इस पे जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और आखिर में, जो मार्केट वुल्फ ऐप है, लगभग 20 लाख लोग उसे डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ऐप को डाउनलोड कीजिए, मार्केट वुल्फ ऐप को, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कीजिए। जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।